हेलो, स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भावर। आज के इस वीडियो में हम संविधान संशोधन के टॉपिक से 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करेंगे दो पार्ट में। इसका ही पार्ट फर्स्ट है और पार्ट फर्स्ट में हम 50 एमसीक्यूज करेंगे और पार्ट सेकंड में बचे हुए 50 एमसीक्यूज कवर करेंगे। दो पार्ट में इसलिए वीडियो बनाई है क्योंकि हर क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगी। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी, एनडीए, बैंक, आरआरबी, इस तरह की हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज पूछे गए हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को डिटेल में समझना ज़रूरी है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो बेल है उस पर ऑल प्रेस ज़रूर कर लें। पूरा भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ और 85 वीडियो मैंने भारतीय संविधान पर बनाई है। ठीक है, प्लेलिस्ट का नाम है भारतीय संविधान। वहाँ पर आपको बेसिक से लेकर सारी चीज़ें समझने के लिए मिल जाएंगी और हर टॉपिक को समझाते हुए मैंने हर टॉपिक का अलग अलग एमसीक्यूज भी करवा दिया है। प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए, सारी चीज़ को आप आराम से समझिए, तभी आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा भारतीय संविधान है वो बहुत ही ज़्यादा सरल लगेगा। सरल है अगर आप हर चीज़ को डिटेल में समझेंगे तो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहले क्वेश्चन से। संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? ध्यान रहे, जब हमारा भारतीय संविधान पारित हुआ था, लागू हो गया था पूरी तरह से, उस समय की डेट है 26 जनवरी 1950। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में भारतीय संविधान लागू हो गया था। उस समय 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। ठीक है, लेकिन जिस समय ये बना था उस समय की सिचुएशन अलग थी। ठीक है, लेकिन जिस तरह से हम बढ़ते गए आगे, बहुत सारे साल होते गए और नया नया कुछ बदलाव आया, तो उस हिसाब से हमारे जो भारतीय संविधान है उसमें भी बदलाव करना ज़रूरी हो गया। ज़रूरी है, बदलाव ज़रूरी है। एक छोटा सा एग्जाम्पल समझे तो, आप कोई भी बुक खरीदते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी की आप बुक देखेंगे तो मान लीजिए आज से 2 साल पहले जो बुक में लिखा हुआ था उसमें कुछ बदलाव कर आज आप देखेंगे तो उसमें कुछ आपको नई नई चीज़ें मिलेंगी, उसे कहते हैं हम न्यू एडिशन आया है। उसी तरह से जब हमारे भारत देश में 26 जनवरी 1950 को ये भारतीय संविधान लागू हुआ था, तो ये जो पुस्तक है उसमें इतने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ रही हैं। उसके बाद धीरे धीरे बदलाव करके इसमें बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई। देखिए, अनुच्छेद तो आज भी 395 है। ठीक है, इसमें बस उप अनुच्छेद जुड़ते गए हैं, क, घ, ग। ठीक है, इन चीज़ों को जोड़ा गया है क्योंकि कहा गया है कि आपको इसके मूल ढांचे के साथ छेड़खानी नहीं करनी है, इसको नहीं बदलना है। 395 अनुच्छेद है, उतने ही रहेंगे। इसमें आप जोड़ सकते हैं या फिर किसी अनुच्छेद को पूरी तरह से घटा सकते हैं, हटा सकते हैं। तो क, घ, घ इस तरह से जोड़कर आप अनुच्छेद बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर पूछे कितने अनुच्छेद है तो 395 अनुच्छेद ही हैं। ठीक है, बदलाव कहाँ हुआ है? अनुसूचियों में। ठीक है, पहले 8 अनुसूची थी, अभी वर्तमान में 12 अनुसूची है। ठीक है, भाग पहले 22 थे, आज भी बच्चों भाग 22 है। ठीक है, 25 नहीं है, भाग 25 नहीं है। वहाँ पर बदलाव ज़रूर हुए हैं। वहाँ पर जैसे कि 4 का क जोड़ा गया है, ठीक है, 9 का क, घ जोड़ा गया है, लेकिन जो ये जोड़ा गया है इसमें भाग में कोई बदलाव नहीं हुआ है। भाग आज भी 22 ही है। ठीक है, तो आपका कंफ्यूज क्लियर हो गया होगा कि आज में अनुच्छेद 395 है क्योंकि बोला गया है इसमें बदलाव नहीं करना है। चाहो तो आप इसमें क, घ जोड़ सकते हैं, लेकिन जो इसका ये जो मूल ढांचा है उसमें बदलाव नहीं करना है। ठीक है, और 8 अनुसूचियों से अब 12 अनुसूचियां हो गई है और पहले 22 भाग थे, आज भी 22 भाग ही हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से कि भारतीय संविधान के भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख कहाँ देखने के लिए मिलता है? संशोधन करने का अर्थ आप समझ गए होंगे कि इसमें बदलाव करना आवश्यक है। ठीक है, इसलिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वक्त के साथ बदली हैं, तो संविधान संशोधन की पुस्तक में जैसा लिखा हुआ है वो वैसा ही तो नहीं रहेगा। ठीक है, उसको बदलना ज़रूरी है ताकि हमारा जो आने वाला फ्यूचर है वो अच्छा बना रहे। ठीक है, तो ये कहाँ पर लिखा है कि संविधान में संशोधन कर सकते हैं आप? तो ये लिखा हुआ है, देखिए भाग 20 में। ठीक है, ये चीज़ आती है भाग 20वें और अनुच्छेद 368। ठीक है, कहीं पर आप इसको अनुक्रमांक वर्ड मिल जाएगा आपको देखने के लिए, कहीं धारा लिखा रहेगा, कहीं अनुच्छेद लिखा रहेगा। ठीक है, सारी चीज़ों का एक ही अर्थ है कि आपसे अनुच्छेद पूछा जा रहा है। ठीक है, भाग 20 है और अनुच्छेद 368, इसके तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। किसी अनुच्छेद को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जा सकता है या फिर किसी अनुच्छेद में क, घ जोड़ा जा सकता है। ठीक है, आप
भारतीय संविधान की पुस्तक उठा के देखेंगे, है ना, नेट पे बहुत जगह आपको 470 अनुच्छेद देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन ये सही नहीं है लिखना कि अनुच्छेद 470 है। अनुच्छेद तो 395 ही हैं। बाकी इसमें क घ घ ये सब जोड़े गए हैं, ठीक है, संशोधन के तहत। और अगर इनको आप जोड़ने बैठोगे क घ घ तो हाँ 470 के ऊपर निकल जाएगी संख्या, ठीक है। लेकिन अनुच्छेद कितने हैं? 395 अनुच्छेद आज भी हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन होता है ना। देखिए मैंने कहीं बताया था आपको, कहीं धारा देखने के लिए मिल जाएगा, कहीं अनुच्छेद लिखा हुआ दिख जाएगा, कहीं अनुक्रमांक लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो अर्थ आपसे वही पूछा है, अनुच्छेद पूछा है। तो अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 368, ठीक है, इसके अनुसार। और भाग 20 में आता है ये कि संविधान में संशोधन करा जा सकता है। किसी अनुच्छेद में क घ आप जोड़ सकते हैं या फिर पूरी तरह से उसको समाप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? देखिए हमारे भारतीय संविधान जो इतना बड़ा संविधान है, देश का सबसे बड़ा, है ना, लोकतंत्र देश है हमारा, सबसे बड़ा और सबसे बड़ा लिखित संविधान है हमारे देश का। तो इसको लिखते समय ना बहुत सारे देशों से हम इंस्पायर हुए और वहाँ पर क्या अच्छी व्यवस्था है उसको हमारे भारतीय संविधान में लाने की कोशिश की गई। तो एक अच्छी व्यवस्था उनको दिखी दक्षिण अफ्रीका के संविधान में, जो था संविधान संशोधन, ठीक है। तो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के संविधान की पुस्तक से संविधान संशोधन टॉपिक हमारे भारतीय संविधान में जोड़ लिया, ठीक है, अनुच्छेद 368 में और भाग 20 में, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं ना। बहुत जगह से स्रोत लिया गया है, मतलब कौन कौन सी जगह से हमने चीज़ें यहाँ वहाँ से लेकर हमारे भारतीय संविधान को इतना अच्छा बनाया है ना। तो बहुत सारे देशों से हमने लिया है। वहाँ पर जो भी हमें जब ये लिख रहे थे ना, इसको संविधान को जब बना रहे थे पुस्तक, तब कहाँ कहाँ से किस किस देश में क्या क्या व्यवस्था अच्छी है उसको भी हमारे देश में अपनाना चाहिए। इस विचार के साथ दूसरे देशों के संविधान से भी हमने बहुत सारी चीज़ें हमारे संविधान में ऐड कर ली, ठीक है। अब देखिए संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है। अब संविधान संशोधन मतलब जो संविधान में जो लिखा गया है उसको बदलने का जो तरीका है वो किन तरीकों से बदला जा सकता है? तो 3 तरीके से बदला जा सकता है, ठीक है। कितने प्रकार से किया जा सकता है? 3 प्रकार से। हर प्रकार को हम समझेंगे आगे, जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे हम हर क्वेश्चन को समझते जाएंगे। संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? विधेयक, बिल, ठीक है। तो संविधान में अगर कुछ बदलाव करना है तो इस टॉपिक को उठाओगे आप तो कहाँ पर लेकर आओगे? सबसे पहले किसके सामने प्रस्तुत करोगे कि हमें संविधान में संशोधन करना है, बदलना है, उसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ है जिसमें बदलना ज़रूरी है क्योंकि वक्त बदल चुका है ना। तो ऐसे संसद के सामने ऐसा सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जा सकता है कि संविधान में संशोधन करना है हमें, ठीक है। एक चीज़ याद रहे, ठीक है, वर्तमान में 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं, 126 बार ये बिल पेश कर चुके हैं संसद में, 126 बार बिल पेश कर चुके हैं संसद में कि हमें संविधान में संशोधन करना है, लेकिन सबको यहाँ पर चेंजेस नहीं किया गया, सिर्फ 105 को ही यहाँ पर बदला गया है, ठीक है। 105 बार ही संविधान संशोधन हुआ है, बाकी 126 बार विधेयक संसद के पास आ चुका है, ठीक है, कि हमें इसमें बदलाव करना है संविधान में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है ना। कैसे की जा सकती है? संसद के किसी एक सदन में की जा सकती है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, देखिए संसद के तो दोनों सदन है ना, लोकसभा राज्यसभा, है ना, दोनों सदन है, तो किसी भी सदन में ये पहल की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सदन में किया जा सकती, केवल लोकसभा या राज्यसभा में पहल नहीं की जा सकती, संसद में की जा सकती है। अब संसद के किसी एक सदन में से की जा सकती है, ठीक है, किसी भी एक सदन से। अब वो एक सदन चाहे लोकसभा रहे या राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? ठीक है, मैंने आपको बताया कि 3 प्रकार से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। देखिए सबसे पहला साधारण बहुमत के द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ आप ये समझिएगा कि 3 तरीके से संविधान संशोधन किया जा सकता है, एक साधारण बहुमत से, 2/3 बहुमत से भी, और 2/3 बहुमत एवं राज्यों का अनुमोदन, ठीक है। ये 3 तरीके होते हैं संविधान में संशोधन करने का। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछा है कि संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, मतलब कि बहुत सारे अनुच्छेद जो हैं इनको अगर बदलना है तो कौन सा तरीका इसमें से ज़्यादा अपनाया जाएगा, है ना। तो साधारण बहुमत तरीका, ठीक है, साधारण बहुमत तरीके से
बहुत सारे अनुच्छेदों को संशोधित किया गया है। ठीक है, ज़रूरी नहीं हर बार 2/3 बहुमत ही डलेगा या फिर 2/3 बहुमत एवं राज्यों का अनुमोदन ही डलेगा, है ना। अधिकांश अनुच्छेदों को बदलने के लिए साधारण बहुमत भी डला जाता है। ठीक है, साधारण बहुमत क्या है, 2/3 क्या है, 2/3 बहुमत एवं राज्यों का क्या है, ये मैं आपको डिटेल में समझा चुकी हूँ। ठीक है, मतलब इसमें भी ना टॉपिक रहते हैं कि किस टॉपिक के संविधान संशोधन को बहुमत से पारित करना जरूरी है, 2/3 से, या फिर राज्यों के अनुमोदन के साथ करना चाहिए, है ना। इसको मैं समझा चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में। इसके लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। सारी चीज़ों को खोल के समझाने लग गई तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए, भारतीय संविधान के अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, अधिकांश भाग को संशोधित किया जा सकता है। किस तरीके से किया जा सकता है, तो देखिए, अकेले संसद के द्वारा। ठीक है, अकेले संसद के द्वारा ही अधिकांश भाग संशोधित किए जा सकते हैं। वही क्वेश्चन आपसे पूछा है, थोड़ा सा घुमा दिया है। पहले क्या पूछा था कि संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो वो है साधारण बहुमत, है ना। वही बात कि अकेले संसद के द्वारा भी किया जा सकता है। क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है? क्या राज्य की विधानमंडल का परमिशन है? नहीं है, सिर्फ संसद को परमिशन है। पहले स्टार्टिंग में सिर्फ संसद को परमिशन है, हाँ, लेकिन इनसे पूछा जरूर जाता है। एक ऐसा तरीका भी होता है जब संसद के सदस्यों के 2/3 व राज्यों के 1/3 बहुमत से भी लिया जाता है। ठीक है, वो अलग सूची आती है कि ऐसा कौन सा टॉपिक है ना। तो देखिए, नहीं होगा वैसे इसका आंसर कि राज्य के विधानमंडल के मतलब जो राज्य की विधानमंडल है ना, उसको परमिशन नहीं है कि वो संविधान में संशोधन करे। ठीक है, वो इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकती है। चलिए नेक्स्ट, संविधान के संशोधन नहीं किया जा सकता है ना, किस तरह से नहीं किया जा सकता है। अब ध्यान देंगे कि किस किस तरीके से किया जा सकता है। 3 तरीके हैं, है ना, याद रखिएगा। लोकसभा व राज्यसभा के साधारण बहुमत से किया जा सकता है संविधान में संशोधन। ज़्यादातर अनुच्छेदों में संशोधन इसी तहत किया गया है। और एक और तरीका होता है संसद सदस्यों के 2/3 बहुमत से। ठीक है, 2/3 के बहुमत से भी पारित किया जाता है, या फिर एक और तरीका है संसद सदस्यों के 2/3 बहुमत और साथ में राज्यों के 1/3 बहुमत से। ठीक है, इन 3 तरीकों से संविधान में संशोधन किया जाता है, लेकिन जनमत संग्रह से नहीं किया जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, संविधान के संशोधन नहीं किया जा सकता। कौन से तरीके से नहीं, जनमत संग्रह के तरीके से नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन के आंसर आप समझ रहे हैं, मतलब आपको समझ में आ रहा है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के प्रथम संशोधन कब हुआ था, कब हुआ था। अब एक डेट याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, भारतीय संविधान लागू हो चुका था पूरे भारत देश में। ठीक है, उसके पहले एक और बार पारित हुआ था, लेकिन पूरे देश में सिर्फ कुछ अनुच्छेदों के साथ हुआ था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू हो गया था भारत देश में। ठीक है, तो देखिए, पारित होने के बाद, लागू होने के बाद, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को जब लागू हो गया था, ठीक उसके 1 साल बाद, मतलब 1951 को पहली बार प्रथम संशोधन इसमें करना पड़ा। ठीक है, कब, 1951 में। क्या था ये, उसको भी हम डिटेल में समझेंगे। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सबसे पहले बदलाव 1951 में हुआ था। ठीक है, सबसे पहला जो संविधान बदला था, संविधान संशोधन जो हुआ था वो 1951 में हुआ था। ठीक एक साल बाद संविधान की लागू होने के, है ना। नेक्स्ट, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था। अब ये संबंधित किससे था, ठीक है, किस टॉपिक पर हमें संविधान में संशोधन करना पड़ा। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से। ठीक है, कृषि भूमि सुधार के से ये पारित करना पड़ा। ठीक है, कृषि भूमि सुधार के तहत, है ना। इसमें क्या था, इसमें ऐसा था कि सरकार को कोई ज़मीन चाहिए और उस पर मान लीजिए रेलवे ट्रैक निकालना है या फिर एयरपोर्ट बनाना है, सरकार को बनाना है, तो वहाँ पर ज़मीन में रहने वाले हर इंसान को उन्हें मुआवजा देना होगा और उसके बाद ही उनकी ज़मीन उनसे लेनी होगी। ठीक है, ये जो पहला संवैधानिक संशोधन हुआ 1951 में, ठीक है, इसमें भूमि सुधार के ऊपर था ये। और दूसरी बात, इसको जब किया गया संशोधन, इसके तहत 9वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया। ठीक है, अब देखिए, भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है, वो था 10वां। ठीक है, 10वां संविधान संशोधन।
इसमें क्या बदला हुआ था? 10वां आया था 1961 में, ठीक है, 1961 में आया था 10वां संशोधन। इसके अंतर्गत भूतपूर्व पुर्तगाली अंतः क्षेत्रों जैसे दादर एवं नगर हवेली को भारत में शामिल कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया था। किन किन जगहों को? दादर एवं नगर हवेली को, ठीक है। ये वैसे के वैसे ही हैं, दादर और नगर हवेली, इनके क्षेत्रफल को बढ़ाया घटाया नहीं गया, लेकिन इनको भारत में शामिल करके केंद्र शासित प्रदेश में लाया गया, ठीक है। ये इन्हें राज्य का दर्जा नहीं मिला था, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वे निर्वाचक मंडल अपूर्व है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 11वां जो संशोधन आया था, इसके तहत राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के प्रावधानों में परिवर्तन कर इस संदर्भ में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुलाया गया। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि निर्वाचक मंडल में पद की रिक्तता के आधार पर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा? 11वां, जो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। कौन सा ऐसा संशोधन आया था जिसके तहत नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया? करेक्ट आंसर क्या होगा? 13वां, ठीक है। 13वां संशोधन अधिनियम जो आया था, कब आया था? 1962 आया था। इसके अंतर्गत नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान अपनाकर उसे एक राज्य का दर्जा दिया जाता है। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई थी, है ना। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? 18वां, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा? 18वां संशोधन आया था 1966 में, ठीक है। सन याद रखिएगा। इसके अंतर्गत पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन करते हुए पंजाबी भाषा क्षेत्र को पंजाब एवं हिंदी भाषाई क्षेत्र को हरियाणा के रूप में गठित किया गया। पर्वतीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को दे दिए गए तथा चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है, ठीक है। 18वां संविधान संशोधन 1966 में आया था, है ना। इसके अंतर्गत ये सारी चीजें हुई थी। अब देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया जाता है? 21वें, ठीक है। 21वें संशोधन द्वारा, देखिए कब हुआ था, इसका सन याद रखिएगा 1967, ठीक है। 21वां संशोधन 1967 में आया था। इसके द्वारा सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया जाता है, ठीक है। 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई है? करेक्ट आंसर होगा इसका 22वां, ठीक है। देखिए, 22वां संशोधन आया था 1969 में, ठीक है। 1969 में इसके द्वारा असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया जाता है ना। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा 24वां संशोधन आया था 1971 में, ठीक है। इस संशोधन के अंतर्गत संसद की इस शक्ति को स्पष्ट किया गया है कि वह संविधान के किसी भी भाग को, जिसमें भाग 3 के अंतर्गत आने वाले मूल अधिकार को भी संशोधित कर सकती है, ठीक है। सब भाग को संशोधित करती है ये, साथ ही साथ भाग 3 में क्या आता है? भाग 3 में क्या आता है? मूल अधिकार, इसको भी संशोधित कर सकती है, ठीक है। इसको ये परमिशन मिल जाती है संसद को। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया है कि संशोधन संबंधी विधेयक जब दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के समक्ष जाएगा तो इस पर राष्ट्रपति द्वारा सहमति दिया जाना बाध्यकारी होगा, मतलब राष्ट्रपति जी को यहाँ पर परमिशन देनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देसी नरेशों के प्रीविप्रो और विशेष अधिकारों को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा 26वां, करेक्ट आंसर होगा इसका 26वां। इसके तहत क्या होता है? इसके अंतर्गत भूतपूर्व देसी राज्यों के शासकों की विशेष उपाधियां एवं उनके प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई है ना? करेक्ट आंसर होगा इसका 31वां 31वां संशोधन। ठीक है, 31वां संशोधन आया था 1973 में। इसके द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से 545 कर दी गई तथा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है। देखिए, सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया? ठीक है, देखिए सिक्किम पहले भारत देश का हिस्सा नहीं था, लेकिन चीन के आक्रमण से डरते हुए ये भारत में आने की इसने कोशिश की। ठीक है, तो भारत में आने से पहले इसने कुछ अपनी शर्तें रखी और शर्तों के साथ ये सह राज्य का दर्जा लेते हुए यह हमारे भारत देश में मिलना चाहा। ठीक है, इसने तो 35वां संविधान संशोधन अधिनियम आया 1974 का। ठीक है, 35वां संविधान संशोधन, इसके अंतर्गत सिक्किम का संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त कर उसे समृद्ध राज्य के रूप में भारत में प्रवेश दिया जाता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद एक और चेंजेस आता है, जैसे कि सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया जाता है? अब देखिए 35वें में क्या हुआ था, इसको सह राज्य का दर्जा दिया गया था, लेकिन बाद में इसको 36वें संशोधन 1975 है ना, 36वें संशोधन 1975 के तहत इसके अंतर्गत इसको सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना दिया जाता है। 35वें संशोधन के तहत ये सह राज्य का दर्जा लेकर आता है, लेकिन 36वें संशोधन के तहत इसको पूरी तरह से भारत का एक राज्य घोषित कर दिया जाता है। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी जाती है? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? 41वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? मिनी संविधान किसे कहते हैं आपको पता है? ठीक है, मिनी संविधान ये कहते हैं 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को। ठीक है, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे अब यहाँ से 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बदलाव हुए थे, है ना। बहुत बड़ा रहा है ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो आया था, बहुत सारे चेंजेस हो गए थे यहाँ पर, है ना, इसलिए इसको मिनी संविधान माना जाता है। नेक्स्ट, देखिए क्या क्या बदलाव हुए थे उन सबको हम समझेंगे। जैसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े जाते हैं। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन है ना, इसके तहत माना जाता है करीबन कुछ 50 एक चेंजेस किए गए थे। उसमें से एक चेंजेस ये भी था कि जो प्रस्तावना है ना, एक पैराग्राफ है जिसके बारे में मैं बताती हूँ। आप जब भारतीय संविधान पढ़ोगे ना प्लेलिस्ट से, तो आप जब पढ़ेंगे तो एक प्रस्तावना आपको एक पैराग्राफ दिखेगा। ठीक है, तो उस पैराग्राफ में कुछ वर्ड जोड़े जाते हैं जैसे समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, ये वर्ड जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो आया था 1976 में। ठीक है, और देखिए और क्या क्या बदलाव हुआ था 42वें संविधान संशोधन द्वारा, क्योंकि इसको मिनी संविधान कहा जाता है क्योंकि उस समय बहुत सारे चेंजेस किए गए थे इसके तहत। अब देखिए, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समरवती सूची में लाया जाता है? ध्यान से सोचिएगा, राज्य सूची, समरवती सूची या फिर संघ या केंद्र सूची, वो क्या होता है? देखिए भारत में हमारे कितने सरकारें हैं? 2, एक भारत सरकार, दूसरी राज्य सरकार, है ना। भारत सरकार, राज्य सरकार। भारत सरकार में आती है हमारी संसद और राज्यों में आती है राज्य के विधान मंडल। ठीक है, तो देखिए दोनों का क्या कार्य है? कानून बनाने का। तो कानून बनाने के लिए इनके पास लिस्ट होगी, ठीक है, जिसमें कुछ टॉपिक लिखे होंगे। तो देखिए जो राज्य सरकार है उसके पास राज्य सूची है और जो केंद्र सरकार है उसके पास उसकी केंद्र की सूची है। लेकिन एक ऐसी सूची है जिसे समरवती सूची कहते हैं, मतलब जिसमें दोनों कानून बना सकती है, हमारी केंद्र भी बनाएगी और हमारी राज्य भी कानून बना देगी। ठीक है, दोनों उस पर कानून बना सकती है। तो ये जो शिक्षा वाला जो टॉपिक है ये पहले कभी राज्य सूची में हुआ करता था, लेकिन इसको राज्य सूची से हटा करके समरवती सूची में लाया गया। तो ये किस संविधान संशोधन के तहत लाया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत लाया जाता है। ठीक है, देखिए और भी बहुत सारी चीज़ें लाई जाती है इसमें, जैसे
जैसे इसके द्वारा वन संपदा, शिक्षा हो गया है ना, शिक्षा तो जो भी क्वेश्चन बन रहा है हमारा शिक्षा हो गया, जनसंख्या नियंत्रक आदि विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, उसमें जोड़ा जाता है। ओके, नेक्स्ट समझ गए ना आप सूचियाँ क्या होती है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है ना। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा, 42 संविधान संशोधन के तहत है ना। देखिए कितने सारे चेंजेस हुए। एक ये भी चेंज था कि नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को इसमें ऐड किया जाता है ना। आपने पढ़ा होगा ना, भाग 4 में क जोड़ा गया है अलग से, भाग 4 में क जोड़ा जाता है अलग से, मौलिक कर्तव्य है ना। और भाग 4 क्या है, नीति निर्देशक तत्व है, उसमें क्या जोड़ा गया, क जोड़ा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है ना। वैसे अभी बताया मैंने इसका आंसर आपको, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 42 संविधान संशोधन। ठीक है, कब आया था, सन याद रखिए, 1976। ठीक, नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया ना। संविधान की जो प्रस्तावना है, एक पैराग्राफ है जो मैं आपको बता रही हूँ है ना, उसमें संशोधन किया गया। तो कौन सा संविधान संशोधन था वो, कौन सा था, 42। कौन कौन से वर्ड जोड़े गए हैं उसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता। ठीक है, ये इतने सारे वर्ड जोड़े गए हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वाक्यांश किस संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया है। करेक्ट आंसर आप बताइए इसका, 42 संविधान संशोधन, सन याद रखिए 1976 है ना, 1976 के तहत। नेक्स्ट, 42 संविधान संशोधन 1976 निम्नलिखित में से किस समिति के रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था। कौन सी रिपोर्ट थी वो जिसके आधार पर इसको तैयार किया गया है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर ये संविधान संशोधन हुआ है ना। देखिए कितने सारे चेंजेस किया गया इस रिपोर्ट के आधार पर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन क्या कहता है कि देखिए जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं, इनको कोई मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया जाता है। ठीक है, एक अधिकार ये है ना, सिर्फ ये लिखा है इसमें कि इनको अधिकार है राष्ट्रपति जी को कि वो मंत्रिपरिषद को वापस किसी टॉपिक को दे सकते हैं और कह सकते हैं कि भैया इसको पुनर्विचार करें ना। जैसे कि देखिए कोई बिल होता है, जो कानून का रूप जब देना होता है तो वो क्या होता है, सब जगह से पास होकर आता है ना, लोकसभा राज्यसभा से पास होकर आता है हमारे राष्ट्रपति जी की मोहर लगने के लिए है ना। राष्ट्रपति जी ने मोहर लगा दी तो कोई भी बिल कानून का रूप ले लेता है, लेकिन राष्ट्रपति जी को लगता है कि यार पुनर्विचार होना चाहिए तो मंत्रिपरिषद को दे सकता है वापस वो बिल कि पुनर्विचार कर लो। सिर्फ इतनी परमिशन है राष्ट्रपति जी के पास, 42वां संविधान संशोधन कहता है। इसके बाद एक और वर्ड जुड़ेगा, लेकिन दूसरे संविधान संशोधन के तहत जुड़ेगा। ठीक है, इसलिए इस लाइन को याद रखिएगा। निम्नलिखित में से संविधान के किस संशोधन के द्वारा यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य है। अब देखिए, अब आपको पता चलेगा कि क्यों जगह जगह प्रधानमंत्री जी का नाम इतना आता है। अरे हमारे राष्ट्रपति जी भी तो पावरफुल हैं। जी हाँ, हमारे राष्ट्रपति जी पावरफुल बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसकी पावर जो है ना वो हाथ में रहती है मंत्रिपरिषद के, क्योंकि मंत्रिपरिषद का प्रधान है प्रधानमंत्री। इसलिए एक वर्ड हम यूज़ करेंगे कि प्रधानमंत्री जी की जो राष्ट्रपति जी हैं, राष्ट्रपति जी की जो पावर है वो चली जाती है हमारे प्रधानमंत्री जी के हाथ में। क्योंकि देखिए राष्ट्रपति जी को वही कार्य करना होगा जिस पर परामर्श दे हमारे मंत्रिपरिषद। ठीक है, वो अपनी मर्जी से कार्य नहीं कर सकते। कुछ कार्य हैं उसको छोड़कर राष्ट्रपति जी को कुछ भी करना होगा ना तो मंत्रिपरिषद का परामर्श लेना पड़ेगा, मतलब कि सलाह लेनी पड़ेगी हमारे राष्ट्रपति जी को मंत्रिपरिषद की। ठीक है, तो कह सकते हैं ना कि जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं वो किसके कहने पे चलते हैं, मंत्रिपरिषद के कहने पे। ठीक है, और मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन है, प्रधानमंत्री। इसलिए प्रधानमंत्री का ज़्यादा नाम आता है, लेकिन प्रधानमंत्री के हाथ में पावर थोड़ी ना है, वो तो सिर्फ मंत्रिपरिषद का क्या है, प्रधान है और कुछ नहीं है। लेकिन क्या है, हमारा संविधान कहता है 42वां संवैधानिक संशोधन कि हमारे राष्ट्रपति जी अगर कुछ भी करना चाहते हैं ना तो उनको परामर्श लेना पड़ेगा, सलाह लेनी पड़ेगी मंत्रिपरिषद की। इसलिए पावरफुल बताते हैं हम
किसको? प्रधानमंत्री को, क्योंकि प्रधानमंत्री के कहने पर ही हमारे राष्ट्रपति जी चल सकते हैं। ठीक है, बाकी पावर देखा जाए कि पावर किसके हाथ में है भैया, ये पावर है किसकी? है किसकी? हमारे राष्ट्रपति जी की। यूज़ कौन करता है? हमारे प्रधानमंत्री जी। ठीक है, प्रधानमंत्री की कोई पावर नहीं है, लेकिन यूज़ वो कर लेते हैं, इसलिए वो पावरफुल कहलाने लग जाते हैं। क्योंकि वास्तविक तरीके से देखें, एक छोटा सा एग्जांपल है, पिताजी हैं हमारे घर में और उनका बेटा। ठीक है, पिताजी के पास पैसा है, लेकिन उसका यूज़ कैसे कर रहे हैं वो बच्चा बताएगा कि पापा आप यहाँ इन्वेस्ट करो, आप वहाँ करो, आप ये घर ले लो, वो घर ले लो। तो कह सकते हैं ना भैया, पावर किसके हाथ में चली जाती है? बच्चे के हाथ में, लेकिन पैसा किसका है? पिताजी का। ठीक उसी तरह से राष्ट्रपति जी की जो पावर है उसको यूज़ कौन कर लेता है? हमारे प्रधानमंत्री जी। ठीक है, और ये कंपलसरी है, ऐसा कहता है संविधान का, ये 42वां संविधान संशोधन कहता है कि राष्ट्रपति जी को उनकी पावर यूज करने से पहले परामर्श लेना होगा मंत्रिपरिषद का। ठीक है, एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझ में आया, या फिर आप ऐसे सिंपल समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया है? करेक्ट आंसर होगा 42वां। ठीक है, संवैधानिक संशोधन सन 1976। नेक्स्ट, कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में अंतस्थापित किया गया। अभी मैंने बताया कितने सारे वर्ड हैं। ठीक है, राज्य सूची से समवर्ती सूची में किस किस को लेकर गए? याद रखना है, इसके द्वारा वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रक आदि विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में अंतर्गत कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? कुछ नया अध्याय क्या जोड़ा गया? वही मौलिक कर्तव्य। याद रहे, ये भाग 4 के क में आता है। ठीक है, भाग 4 के क में आता है। भाग 4 क्या है? नीति निर्देशक तत्व, लेकिन 4 का क क्या है? मौलिक कर्तव्य। नया अध्याय जोड़ दिया। अध्याय मतलब वही है बच्चों, भाग को ही कहते हैं। नया भाग उसमें आ गया है ना। वैसे पूरा भाग का नाम नहीं देंगे, जैसे कि कुछ जगह बताते हैं आपको कि 25 भाग है। संविधान में 25 भाग नहीं है, 22 भाग ही हैं, बस उसमें जोड़ी गई हैं कुछ चीज़ें। वैसे जो 7वां भाग है वो तो बुरी तरह से निरस्त है। ठीक है, चलिए, वैसे आप डिटेल में समझ सकते हैं इस चीज़ को। अगर यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसके लिए अलग से वीडियो मैं बना चुकी हूँ। देखिए, किस संशोधन से समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं? अब इसका आंसर आप बताइएगा। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कहाँ जोड़े गए हैं वो भी आपको बताना है, किस पैराग्राफ में, क्या नाम है उसका। चलिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटा करके 6 कर दिया गया? देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 44वां संवैधानिक संशोधन। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चेंज आता है। अब हम नया पढ़ रहे हैं 44वां संवैधानिक संशोधन। ठीक है, जिसे कहते हैं 44वां संवैधानिक संशोधन, जो आया था सन 1978 में। इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, देखिए, मैं आप लोगों को मौलिक अधिकार बहुत अच्छी तरह से पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, देखिए, मौलिक अधिकार मूल अधिकार है ना। वहाँ हमने क्या पढ़ा था कि वहाँ पर पहले 7 टॉपिक थे, है ना। जो 7वां वाला टॉपिक था वो था हमारा क्या था उसमें? हमारा संपत्ति का अधिकार था। ठीक है, जो 7वां वाला टॉपिक था वो था संपत्ति का अधिकार, जिसे हटा दिया गया। तो अब मौलिक अधिकार में बचते हैं सिर्फ 6 टॉपिक। ठीक है, जैसे समानता का अधिकार हो गया, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। तो इस तरह से सिर्फ 6 टॉपिक बच जाते हैं। बस एक टॉपिक हट गया जो था संपत्ति का अधिकार, है ना। वो मौलिक अधिकार से हट करके कानूनी अधिकार में चला जाता है। ठीक है, कहाँ चला जाता है? कानूनी अधिकार से, है ना। तो क्वेश्चन का अर्थ आपको समझ में आया कि मौलिक अधिकारों की संख्या पहले 7 थी। जो एक 7वां था वो था संपत्ति का अधिकार, जिसे हटा करके कहाँ ले गए? वो संपत्ति का जो अधिकार मौलिक अधिकार कहलाता था कभी, वो मौलिक अधिकार नहीं है, कानूनी अधिकार है, और वो 6 में चला गया। पता है इसका अर्थ क्या हुआ मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में? देखिए, मौलिक अधिकार मतलब कि जो आपका है मौलिक अधिकार है। ठीक है, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है। ठीक है, बोलने का आपको अधिकार है, ये आपका मौलिक अधिकार है। लेकिन संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार पहले था, अब नहीं है। क्यों नहीं है? इसका रीज़न है। देखिए, क्या होता है, जैसे कोई पिताजी है, उसके पास बहुत सारी दौलत है, संपत्ति है। ठीक है, अब ये उसका अधिकार है कि वो या तो अपने बेटे के नाम कर दे, या तो 1-1 रुपये कहीं दान कर दे।
ठीक है, किसी संस्था को दे दे, वो ऐसा कर सकता है क्योंकि अब उसका कानूनी अधिकार बन गया है। मौलिक अधिकार नहीं है कि बच्चे को ही मिलना है सब कुछ, ये चाहो तो बच्चे को दे या फिर चाहे तो पूरा दान कर दे, ठीक है। इसलिए इसको मौलिक अधिकार से हटा करके इसको कहाँ लेकर जा चुके हैं, कानूनी अधिकार में दे दिया। किसको? संपत्ति के अधिकार को ना। ये जो संपत्ति का अधिकार है ये मौलिक अधिकार नहीं है, ये एक कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया जाता है? ठीक है, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार, बच्चों मूल और मौलिक दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों वर्ड का मीनिंग एक ही निकल के आता है, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार बोलो, ठीक है। उससे हटा करके कानूनी अधिकार में लेकर आ चुके हैं। कौन से संवैधानिक संशोधन के तहत? 44वें संवैधानिक संशोधन और सन 1978, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, मैं बहुत ही आराम से और डिटेल में समझा रही हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय न्यायपालिका की शक्ति को सर्वाधिक क्षति होती है 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा, ठीक है। न्यायपालिका की गरिमा को पुनर्स्थापित करने की दृष्टि से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया जाता है? देखिए क्या होता है, 42वां जो संवैधानिक संशोधन है ना, जो आया था 1976 में, इसके तहत बहुत सारे चेंजेस किए गए। तो यहाँ पर एक ये चेंजेस भी था कि ये जो न्यायपालिका है, ठीक है, जो न्यायपालिका है ना, इसकी पावर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, जो कि सही नहीं था। क्योंकि इससे क्या होता है, जो न्यायपालिका है बच्चों, न्यायपालिका का क्या कार्य है? न्याय दिलाने का। ध्यान रहे, न्यायपालिका में सबसे ऊपर आता है सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, उसके बाद आता है उच्च न्यायालय जो राज्यों के लिए है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय एक ही हमारे भारत देश में, उच्च न्यायालय अभी कितने हैं? 25 हैं, ठीक है। और फिर बाद में ये जिला और अधीनस्थ न्यायालय आते हैं, ठीक है। तो एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं और ये स्वतंत्र है, ये कभी भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार के लिए कार्य नहीं करती। न्यूज़ में सुनते हो ना कि भैया सुप्रीम कोर्ट ने फटकार मार दी, ठीक है, केंद्र सरकार को, या फिर किसी हाईकोर्ट को फटकार मार दी, ठीक है, फिर हाईकोर्ट ने फटकार मार दी, ठीक है, किसी को भी, है ना। तो न्यायपालिका की पावर को कंट्रोल करोगे तो ये इसका कार्य कैसे करेगी ठीक से? इसलिए इसकी पावर को सबसे ज़्यादा क्षति जो पहुंची थी ना, वो 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत पहुंची थी, क्योंकि इसकी पावर को कंट्रोल करने की कोशिश किया। अगर पावर को कंट्रोल कर दोगे तो ये न्याय कैसे करेगा अच्छी तरह से? इसलिए इस पर वापस से विचार हुआ और इस चीज़ को वापस से बंद किया गया, मतलब समाप्त कर दिया गया कि नहीं, हमें न्यायपालिका की पावर को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, वरना ये न्याय नहीं कर पाएगी सही से, ठीक है। तो देखिए कौन सा संवैधानिक संशोधन आया था, 44वां और 43वां, ठीक है। इसमें 42 वाले संविधान संशोधन ने तो न्यायपालिका की पावर को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद ठीक 1 साल बाद वापस से, ठीक इसके 2 साल बाद वापस से संवैधानिक संशोधन आया 43 और 44, और उसके तहत ठीक है 1-2 साल बाद इसके तहत वापस से ये जो 42 में जो भी पावर कंट्रोल करने की बात कर रहे थे उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया कि नहीं, न्यायपालिका को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, वो उसका कार्य कैसे करेगी ठीक से, ठीक है, स्वतंत्र है, ये किसी के दबाव में कार्य नहीं करती है ये कभी भी, ठीक है, किसी भी सरकार की न्यायपालिका नहीं है, ये सिर्फ न्याय दिलाने का कार्य करती है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से उसके द्वारा दी गई सलाह पर पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यह उपबंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय संविधान में अंतः स्थापित किया जाता है? मतलब कि वापस एक और बार इस चीज़ को उठाया गया। मैंने बोला था आपको इस लाइन पे गौर करना, ठीक है। क्या बोला था मैंने आप लोगों को कि देखिए, जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं ये मंत्रिपरिषद को, है ना, मंत्रिपरिषद को किसी बिल को वापस दे सकते हैं कि आप पुनर्विचार करो, इसके लिए बिल को वापस वो मंत्रिपरिषद को दे सकते हैं, ठीक है। ये परमिशन देता है 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। लेकिन अभी क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से उसके द्वारा दी गई सलाह पर पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा, ठीक है। सिर्फ इतनी लाइन 42वां संविधान संशोधन परमिशन देता है, लेकिन उसके बाद एक और जोड़ा गया कि राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। मतलब कि राष्ट्रपति जी चाहते हैं कि यार किसी बिल पर मंत्रिपरिषद एक बार विचार कर ले, तब जाकर मैं इसे कानून बनाऊंगा, ठीक है, राष्ट्रपति जी ऐसा चाहते हैं। लेकिन हमारे मंत्रिपरिषद ने वापस उस बिल को विचार करके राष्ट्रपति जी को दे दिया कि भैया आपको इस पर मोहर लगानी पड़ेगी और उसको कानून बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे देश का हित है, इसमें राष्ट्र हित है। तो अब ऐसे में हमारे राष्ट्रपति जी को
उस बिल पर मुहर लगानी ही पड़ेगी। ठीक है, वो विवश है ऐसा करने के लिए, ऐसा संविधान कहता है। तो ये था 44वां संविधान द्वारा। ठीक है, एक अलग से लाइन जोड़ी गई, राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करना ही पड़ेगा बेचारे राष्ट्रपति जी को। हमारे राष्ट्रपति जी बेचारे इतने विवश है कि कई बताएं। ठीक है, ये मतलब कि अपने हर कार्य को करने के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह लेते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री जी का नाम ज़्यादा आता है सुनने के लिए, राष्ट्रपति जी हमारे बेचारे उनका नाम नहीं आता सुनने के लिए। ठीक है, अब देखिए, बिल को भी कानून बनाना है तो हमारे राष्ट्रपति जी को मंत्रिपरिषद के द्वारा दिए गए पुनर्विचार वाले बिल को मानना ही पड़ेगा। ठीक है, देखिए, विवश है इन सारी चीज़ों, कुछ भी अगर कार्य करना है तो मंत्रिपरिषद की सलाह लेने के लिए विवश है ये। ठीक है, चलिए, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, मतलब एक और लाइन जोड़ करके वापस इसको बनाया गया। चलिए नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष कर दिया जाता है? 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, 44वां जो संविधान संशोधन है, इसके तहत क्या होता है, जो लोकसभा का कार्यकाल है पहले 6 वर्ष हुआ करता था, अब 5 वर्ष हो गया है। ठीक है, 6 वर्ष का कार्यकाल किसका है? संसद के सदन का किसका कार्यकाल है? कमेंट करके आंसर बताइएगा जो भी यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, एक हिंट देती हूँ, संसद के 2 सदन है, एक है लोकसभा, दूसरी है राज्यसभा। लोकसभा का कार्यकाल पहले 6 वर्ष था, उसके बाद 5 वर्ष कर दिया गया। किस संशोधन के तहत? 44वें संशोधन के तहत। लेकिन आज भी संसद का एक सदन ऐसा है जिसका कार्यकाल 6 वर्ष है। अब वो कौन सा सदन है आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की अनेक आपत्तिजनक अंशों को रद्द करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया जाता है? देखिए, मैंने बताया ना आपको, 42वां जो संवैधानिक संशोधन आया था ना 1976 में, जिसे मिनी संशोधन कहते हैं, इसमें इतना बदलाव किया जाता है कि जो अच्छा नहीं लगता है, बाद में उसके कुछ मतलब कि दुष्परिणाम देखने के लिए मिलते हैं। तो उसको रोकने के लिए उसके बाद ऐसा कौन सा संविधान संशोधन आया था? देखिए, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, संविधान संशोधन कर सकते हैं हम। ठीक है, संविधान में मतलब कि किसी अनुच्छेद में बदलाव कर सकते हैं, साथ ही साथ जिसमें आपने बदलाव किया है उसमें वापस एक और बार आप बदलाव कर सकते हैं ना। तो 42वां संविधान संशोधन आया तो, लेकिन इसमें वापस एक और बार बदलाव करने की जरूरत पड़ गई क्योंकि ये सही नहीं लगा। इसमें बहुत कुछ ऐसे भी अंश थे जिसको रद्द करने की मांग उठने लग गई थी, है ना। तो वो था 44वां संवैधानिक संशोधन। ठीक है, इसमें एक चीज़ तो आपने देख ली, 42वां संवैधानिक संशोधन जो था वो न्यायपालिका की पावर को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन 44 में फिर न्यायपालिका की जो पावर कंट्रोल करने की बात कही गई थी उसको रद्द किया गया। ठीक है, नेक्स्ट, कि संवैधानिक संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने के अधिकार को समाप्त किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा इसका 39वां। ठीक है, जो 39 संवैधानिक संशोधन है, इसके तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष या प्रधानमंत्री के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने के अधिकार को समाप्त किया जाता है। नेक्स्ट, दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है ना। कौन सा संवैधानिक संशोधन आया था जिसके तहत दल बदल लाए गए थे ना। देखिए, 52वां संवैधानिक संशोधन है, इसके तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। ठीक है, इसके तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी जाती है ना। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8। यस, 8 थी। वर्तमान में कितनी है? 12। ठीक है, तो अभी आपने देख ली, 9 मैंने बता दी। 9वीं कौन सी जोड़ी गई है? ठीक है, भूमि सुधार वाली जोड़ी गई थी। ठीक है, जो सबसे पहला संवैधानिक संशोधन था 1951 वाला, वो था 9वीं अनुसूची का। ठीक है, उसके बाद जो 10वीं है वो है दल बदल। ठीक है, द से 10, द से दल बदल। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको ट्रिक से याद करवाया था ना, याद रखने का तरीका है बस। 10वीं अनुसूची में होता है दल बदल। अब दल बदल क्या है उसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, इस संशोधन के द्वारा राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया। इसके अंतर्गत संसद या विधानमंडलों के उन सदस्यों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा जो उस दल को छोड़ते हैं जिसके चुनाव चिन्ह पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। पर यदि किसी दल की संसदीय पार्टी 1/3 है ना, 1/3 सदस्य अलग दल बनाना चाहते हैं तो उन पर यह लागू नहीं होगा। दल बदल विरोधी इस प्रावधानों को संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा जाता है। देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। बहुत ही सिंपल भाषा में समझाएं तो देखिए, अपनी बीजेपी है। ठीक है, सिर्फ एक एग्जाम्पल है और कुछ भी नहीं। ठीक है, बीजेपी जो है और ये है हमारी
कांग्रेस पार्टी, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए 100 व्यक्ति हैं, ठीक है, और यहाँ पर 50 व्यक्ति है। तो पता है पहले क्या हुआ करता था, यहाँ के 50 जो व्यक्ति है ना, वो बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, यहाँ के 50 व्यक्ति को खरीद के अपने में मिला लेते। तो अब टोटल कितने हो जाएंगे, कांग्रेस में 100 हो जाएंगे। तो ऐसे में ये जीत जाती है पार्टी, बहुमत हासिल कर लिया ना, ज़्यादा मेंबर है यहाँ पर, तो ये सरकार बना लेगी अपनी, ठीक है। लेकिन उस पर अंकुश लगाना ज़रूरी था, क्योंकि भैया जो अमीर पार्टी वो तो खरीद लेगी जो जीत कर आया है। तो अब क्या होता है, मान लीजिए बीजेपी पार्टी में 100 है, ठीक है, और कांग्रेस पार्टी में 50 लोग हैं, ठीक है। तो अब इसे खरीद नहीं सकते, ठीक है, या फिर ये अपनी पार्टी छोड़कर दूसरे में नहीं जा सकता है। अगर ये जाएगा तो ऐसे में मान लीजिए वो अभी सांसद है, तो वो सांसद नहीं कहलाएगा, ठीक है। उसको पूरा ही अपने पद को छोड़ना पड़ेगा और फिर वापस से जीरो से चुनाव लड़ते हुए उसको फिर कांग्रेस पार्टी में आना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज़ पर रोक लगाना ज़रूरी था ना, समझ गए आप क्यों रोक लगाना ज़रूरी था। अरे कोई भी अमीर आदमी खरीद लेगा, है ना, दूसरे की पार्टी के मेंबर को खरीद लेगा, अपनी पार्टी बना लेगा और वो तो सरकार बना लेगा अपनी, इसको रोक लगाना ज़रूरी था। लेकिन अगर पूरी पार्टी के 1/3 लोग, ठीक है, मान लीजिए बीजेपी पार्टी के 100 मेंबर है ना, तो उसके पूरे 1/3 लोग अगर चाहते कि मैं अलग से दल बना लो अपना, तो वो बना सकते हैं। उस पर ये दल विरोधी कानून नहीं लगेगा, दल बदल, ठीक है। समझ गए आप, डिफरेंस समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 52वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1985 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। दल बदल तथा अनर्हताएं, ठीक है, दल बदल से है ना। 52वां संवैधानिक संशोधन आया था 1985 में, ठीक है। इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी जाती है जो थी दल बदल के नाम से, है ना। दल बदल क्या है अब आप समझ ही गए होंगे। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया जाता है। अब आप इसका आंसर बताइए। जी हाँ, ऑप्शन सी वाला 1985 सन था और 52वां संविधान संशोधन आया था, ठीक है। सन का मतलब क्या है, उस साल में आया था, ठीक है। 52वां संवैधानिक संशोधन, समझ गए आप दल बदल क्या है, इंपॉर्टेंट है और ये 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, ठीक है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन के आंसर समझ में आए होंगे। मैंने काफ़ी सरल भाषा और आराम से समझाने की कोशिश की है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें समझोगे। और देखिए 50 एमसीक्यूज़ हमने इस वीडियो में कवर कर दिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 50 एमसीक्यूज़ कवर करवा दूंगी। इस तरह से हम 100 एमसीक्यूज़ कवर कर लेंगे और सारे क्वेश्चन के आंसर हम डिटेल में भी समझ लेंगे। अगर सिर्फ एक वीडियो बना दी तो वो लंबी हो जाती और मैं शायद ठीक से नहीं समझा पाती, इसलिए मैंने इसे 2 वीडियो में बनाना ज़रूरी समझा। देखिए आप बेसिक से समझेंगे तो भारतीय संविधान बहुत आसान लगेगा। अगर आप ऊपर से या फिर थोड़ा समझेंगे तो आपको भारतीय संविधान समझने में बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। आप किसी भी एग्ज़ाम को तैयार होना चाहते हो, मतलब उसे क्रैक करना चाहते हो ना, पूरी तरह से तैयार होना चाहते हो किसी एग्ज़ाम के लिए, तो एक छोटी सी एडवाइस रहेगी आपसे कि देखिए जैसे कि ये लिखा हुआ है संवैधानिक संशोधन, ठीक है। तो इस संशोधन वर्ड का मीनिंग आप खोजें, मतलब कि हर छोटे वर्ड का मीनिंग आप समझेंगे तब जाकर आप किसी भी टॉपिक को अच्छी तरह से समझ पाओगे, ठीक है। वरना अगर आप ऊपर से पढ़ोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं चाहती हूँ आप हर वर्ड का मीनिंग समझे। ये दल बदल लिखा है तो इसके ऊपर पूरी गहन जांच करें कि दल बदल क्या है, ठीक है। संशोधन लिखा है तो संशोधन मतलब क्या है, पूरी इसके ऊपर गहन जांच करें, है ना। मतलब हर वर्ड को डिटेल में और गहराई में समझोगे ना तो हर टॉपिक आपको बहुत आसान लगेगा, ठीक है। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच।